हेलो बच्चों, वैल्यूज़ और डेटा टाइप के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप क्या होता है पहले रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद उसको जावा से कनेक्ट करेंगे। तो जब बात हम लोग डेटा टाइप की कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि जैसे डिफरेंट तरह के पार्सल्स आते हैं तो पार्सल के ऊपर लिखा होता है कि हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल आइटम इनसाइड। जैसे कांच के कोई सामान है, कांच की कोई क्रॉकरी है, तो ऐसे करके ऊपर वार्निंग लिखी होती है कि इस तरीके से। आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट के बोरों में लिखा होता है डू नॉट यूज़ पिंस। वो जो हुक्स होते हैं, डू नॉट यूज़ हुक्स, क्योंकि उससे बोरी फट जाती है। तो बेसिकली यदि मैं एक और ज़्यादा रियल एग्जांपल लूँ कि आपके घर में ऐसे करके सेम साइज़ के, ऐसे करके सेम कलर के, सेम कंपनी के ऐसे करके 3 डब्बे हैं, ठीक है। अब इन डब्बों पे आपकी माताजी ने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक स्टिकर लगा रखा है जिसमें लिखा है तेल, यहाँ पर स्टिकर लगा रखा है जिसमें लिखा है आटा, यहाँ पर स्टिकर लगा रखा है जिसमें लिखा है दाल। तो बेसिकली होगा क्या कि जब आपने स्टिकर देखा तेल वाला, तो आपने इसको, आपको मालूम है इसके अंदर लिक्विड है, तो आपने इसको बड़े संभाल के रखना है। मतलब इसको आप ये नहीं इससे फुटबॉल खेलो, उसको उल्टा कर दो, इसको पटक दो, या ये नहीं खुल रहा तो इसमें ताकत लगाओ, क्योंकि जैसे झटके के साथ ये खुलेगा तेल पूरा बाहर फैल जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ आटा, दैट मीन्स क्या है, इसको आपको गिराना नहीं है। हैंडल करते समय ये ध्यान रखना है इसका ढक्कन प्रॉपर्ली बंद रहे, यदि ये गिर गया तो आटा पूरे में फैल जाएगा। इसमें लिखा हुआ दाल, तो इसमें अलग तरह की केयर की आपको ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ पर जो स्टिकर्स है, स्टिकर से पता चला इसके अंदर क्या चीज़ है, उसको क्या टेक केयर चाहिए। जैसे हमको ये चीज़ पता चली, वैसे ही हमारा यहाँ पे काम डेटा टाइप का होता है। डेटा टाइप से क्या होता है, डेटा टाइप से किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर, सपोज आपने इस तरीके से लिख दिया इंट ए, तो अब उस केस में क्या होगा, ए मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी लोकेशन का नाम ए है, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा इंटीजर टाइप, जिससे ये पता चलेगा इस मेमोरी लोकेशन पर इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही स्टोर है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है, तो उससे क्या होगा, इंटीजर पर लगाए जाने वाले सारे ऑपरेशंस यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो इसके डेटा टाइप से क्या पता चला, ये पता चला कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। सपोज आपका कोई वेरिएबल आपने यहाँ पे ऐसे करके क्रिएट किया जिसका नाम f है, और ये आपका फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है, तो ऊपर लिखा हुआ है फ्लोट, अंदर वैल्यू स्टोर है 10.02। तो यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप पे लगाए जाने वाले सारे के सारे ऑपरेशंस आपके इस मेमोरी लोकेशन पर एप्लीकेबल होंगे। तो बेसिकली डेटा टाइप से क्या पता चलता है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में क्या वैल्यू स्टोर है, और उस वैल्यू के टाइप के आधार पर उसके कौन कौन से ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग उस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर डेटा के साथ कर सकते हैं। ये तो हुआ डेटा टाइप का। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन और मेमोरी लोकेशन। तो उससे क्या पता चलता है किस तरीके का डेटा, कौन से टाइप का डेटा उसमें इन्वॉल्व है। जब इसकी बात करें इसके डिवीजन की, तो 2 तरह की मेनली डेटा टाइप्स होती हैं। वन इज योर प्रिमिटिव, अनदर वन इज योर नॉन प्रिमिटिव। अब ये सारे के सारे नाम से डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, काउंसिल भी डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसको कॉल करता है, इसको पूछता है। तो प्रिमिटिव, इनबिल्ट, फंडामेंटल, बेसिक, और नॉन प्रिमिटिव का डिराइव्ड एंड रेफरेंस। अब बेसिकली होता है क्या, यदि प्रिमिटिव को एक वर्ड में डिफाइन करना हमको, तो इसको बोल सकते हैं एवरीथिंग इज फिक्स्ड, और इसको डिफाइन करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे द थिंग्स कैन बी कस्टमाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्या कर जा सकती हैं, कस्टमाइज की जा सकती है अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो बेसिकली यदि इसके अंदर डीप में जाएं, इसके अंदर आगे फर्दर क्या डिवीज़न होते हैं, तो इस तरीके से कुछ डिवीज़न होते हैं। प्रिमिटिव में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आपका पहुंच के क्या आ रहा है, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, और यहाँ पे करेक्टर और बुलियन। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी डेटा टाइप्स लिखे, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, करेक्टर, बुलियन, यहाँ पे सब चीज प्री फिक्स्ड है। एक इसका नेम था इनबिल्ट, ये इनबिल्ट डेटा टाइप है, मतलब हमको कुछ अपनी तरफ से करना नहीं पड़ता, कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करना पड़ता, सारी चीजें वहां पर डेटा टाइप के अंदर फिक्स्ड है कि यदि आपका ये नंबर इतने डिजिट से कम है तो इंट में स्टोर होगा, इससे ज़्यादा है तो लॉन्ग में स्टोर होगा, डेसिमल नंबर है तो फ्लोट में स्टोर होगा, बड़ा है ज़्यादा डिजिट से डेसिमल नंबर में तो डबल में स्टोर होगा, सिंगल करेक्टर है तो करेक्टर में स्टोर होगा, ट्रू फॉल्स है तो बुलियन में स्टोर होगा। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा टाइप है उसके साइज को चेंज करने के लिए उसमें कस्टमाइजेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये कस्टमाइज्ड नहीं की जा सकती है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड एंड दिस इज
इनबिल्ट डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन रहता है। अब नॉन प्रिमिटिव में सिर्फ क्लासेस आपने अभी तक पढ़ी है, इंटरफेस और अरेज वगैरह नहीं पढ़ी। अरे आप क्लास 10th में पढ़ोगे जा करके, और इंटरफेस क्लास 11th वगैरह में पढ़ोगे जाके एज पर द सिलेबस ऑफ द काउंसिल। चलिए क्लास पढ़ी है तो क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास बनाया सैम, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमको रिक्वायरमेंट थी, हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, दो वेरिएबल लिए फ्लोट टाइप के, और इस तरीके से 3 वेरिएबल को लेके क्लास बना लिया। अब हमारे दूसरी बार जब हमने क्लास बनाई तो दूसरी बार हमारी रिक्वेस्ट आई और उसमें हमने सैम्प करके कॉल बनाई। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का। एक और रिक्वेस्ट आई जिसमें हमने क्या किया, क्लास एस बनाया और इसके अंदर सिर्फ एक फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल लिया। अब देखिए क्लास के केस में चीजें फिक्स नहीं है। यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स ले लिए, एक इंटीजर 2 फ्लोट। अगले में क्लास सैम्प में हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, अगले में हमने एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। ये क्लास स्टोर होने में ज़्यादा स्पेस लेगी, ये कम स्पेस लेगी और ये भी कम स्पेस लेगी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारे पास चीज़ें कस्टमाइजेशन के लिए अवेलेबल हैं। जब हमको 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, 2 वेरिएबल को लेकर क्लास बनाया, 4 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो 4 वेरिएबल करके क्लास बनाया। तो बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं जावा के डेटा टाइप की, तो ये तो हो गया नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे बेसिक डिवीजन होता है, जहाँ पे न्यूमेरिक का मतलब 0 और 9 से मिलकर के बनने वाला नंबर। तो न्यूमेरिक के अंदर 2 तरीके का डेटा आता है। ये जो इंटीजर है बेसिकली ये क्या है, नॉन डेसिमल डेटा है, यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा हुआ है। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या है, डेसिमल वैल्यू लगी हुई है। तो उसमें छोटे जब कम डिजिट है तो फ्लोट, ज्यादा डिजिट है तो डबल। जब इंटीजर के केस में सिंगल डिजिट है तो शॉर्ट, यहाँ पर डबल डिजिट है तो ज़्यादा डिजिट्स हैं तो इंटीजर, और सबसे बड़ी जो डिजिट्स है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स यदि किसी में स्टोर है तो सबसे बड़ी जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग। इसी तरीके से सिंगल अल्फ़ाबेट है तो करेक्टर है, ट्रू फॉल्स है तो बुलियन है, और ये आपकी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। अब कई बार पूछा जाता है प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में डिफरेंस। तो प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप्स होती है, इनबिल्ट डेटा टाइप्स होती है, नॉन कस्टमाइजेबल होती हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कस्टमाइजेबल होती है। ये आपके डिराइव डेटा टाइप भी कहलाती है, क्योंकि इन डेटा टाइप्स का जो निर्माण होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके होता है। देखिए क्लास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मगर इसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, जबकि इंटीजर और फ्लोट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिराइव डेटा टाइप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसकी हेल्प से डिराइव होकर के बनती है। तो ये डायग्राम है जो आपको याद रखना। यदि आपने ये डायग्राम याद रखा तो जावा के डेटा टाइप में क्लास 10th के लेवल पर आप कहीं भी कंफ्यूज होने वाले नहीं हो। अब देखिए बात करते हैं साइज की। साइज में से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है जब आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका सेक्शन ए होता है, जो आपका 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब तो वहाँ पे खैर MCQs आ गया। सेक्शन ए 40 नंबर का होता था। 40 मार्क्स में से एज पर द बोर्ड पैटर्न, जो नया बोर्ड पैटर्न आया उसके अनुसार 20 मार्क्स का MCQ है, एंड 20 मार्क्स का जो पहले का पैटर्न चलता था वही है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन से 1 नंबर 2 नंबर वाले। तो MCQ आने से एक फ़ायदा हुआ कि या तो चीज़ें आर होंगी या तो पार होंगी, या तो पूरा नंबर मिलेगा या पूरा जाएगा। जबकि शॉर्ट क्वेश्चन सपोज 2 नंबर का और आपने कुछ आधा थोड़ा बहुत सही लिखा तो उसमें आधा नंबर 1 नंबर मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, MCQs में पूरा आर या पार होना है। तो जब बात करते हैं बाइट की, और यहाँ पर जो साइज लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ बिट्स में। तो जब बिट्स में हम साइज लिख रहे हैं, बाइट की बात करते हैं तो इसका साइज है 8, शॉर्ट का है 16, इसका है 32, इसका है लॉन्ग का है 64, फ्लोट का वंस अगेन 32 है, और डबल का है 64, कैरेक्टर का है 16, और बुलियन छूट गया था, बुलियन का है 8 बिट्स। अब ये ध्यान रखिएगा बिट्स और बाइट्स दोनों में हमारा क्या होता है, इनका साइज होता है। यदि आपसे पूछा गया साइज ऑफ बाइट सिर्फ आप 8 लिख करके चले आए तो काम नहीं बनेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, पूरा यूनिट के साथ लिखना है। जो अभी मैं लिख रहा हूँ बेसिकली ये क्या है, बाइट्स है। एक बाइट में आपका 8 बिट होते हैं, तो 1 2 4 8 4 8 2 एंड 1 है। अब इसमें देखिए जो
बराबर से डेटा टाइप वाले उनकी वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा याद रखिएगा। बाइट और बुलियन दोनों 8 है, और इंटीजर और फ्लोट दोनों 32 है, और लॉन्ग और डबल दोनों 64 है, शॉर्ट और कैरेक्टर दोनों 16 है। तो यदि आप पेयर बना के याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ बाइट, व्हाट इज द साइज ऑफ लॉन्ग, व्हाट इज द साइज ऑफ इंट। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। दैट मीन्स इस तरीके से दे दिया, यहाँ पे लिख दिया बाइट, यहाँ पे लिख दिया फ्लोट, यहाँ पे लिख दिया डबल, यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर। अब बोलता है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, कितना साइज ये कंज्यूम करते हैं उसकी बेसिस पर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, जिसमें ऐसे करके सारी डेटा टाइप्स दे दिया और उनको बोले कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप इस तरीके से इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये डेटा टाइप से ये पूछा जाने वाला सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। बेसिकली वेरिएबल का काम क्या होता है? वेरिएबल या वेरिएबल के बाद हम लोग वेरिएबल के डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे। तो वेरिएबल जिसे बोलते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा इंट ए, तो यहाँ पे ए क्या है? ये आपका नेम ऑफ वेरिएबल है। वेरिएबल नेम बोलो या नेम ऑफ वेरिएबल बोलो, सेम चीज़ है। अब होता क्या है बेसिकली इसमें, जैसे मान लीजिए ऐसे करके आप शॉपिंग मॉल में गए हैं और ऐसे करके जो बाहर गार्ड खड़ा होता है जो आपका सामान रखवाता है, उसके पास ऐसे करके बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए हैं, ढेर सारे। तो उस केस में क्या करता है, जैसे ही गार्ड आपसे पर्स रखने को या जूते चप्पल बैग कुछ भी रखने को कहता है, तो यहाँ से एक टोकन उठा करके देता है। उस टोकन में आपका नंबर लिखा होता है, जैसे 12 नंबर है, तो मतलब इस लॉकर का नंबर 12 है। उसने यहाँ से उठा करके आपको टोकन दे दिया और आपका सामान यहाँ पे रख दिया। जब आप वापस आओगे तो वही गार्ड अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल उससे मतलब नहीं है। जैसे ही आप टोकन दोगे, गार्ड आपको 12 नंबर से उठा करके सामान दे देगा। और यदि मान लो टोकन न दिया होता तो क्या होता? तो डिफिकल्टी होती, आपको याद रखना पड़ता है सेकेंड रो के थर्ड जो स्लॉट है उसमें मेरा सामान है। अब थर्ड इधर से है कि थर्ड इधर से है, सेकेंड इधर से है कि सेकेंड इधर से है। बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं। इसी तरीके से एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। सपोज हम लोगों ने कोई पार्सल किसी घर में बेचना है, किसी एड्रेस पे भेजना है, और मैंने लिख दिया कि भाई यार ये जो है ये बेना झाबर चौराहे से, पता मैंने कैसे लिख रहा हूँ, पता लिख रहा हूँ बेना झाबर चौराहे से चौथे मोड़ के आगे तीसरा मकान। डिफिकल्टी होगी ना ढूंढने में, और डेफिनेटली 99% चांस है आपका पार्सल कभी आपके डेजिग्नेशन पे पहुंचेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर है पोस्टल एड्रेस का। हम लोग क्या लिखते हैं? पूरा लिखते हैं किसको भेजना है, और उसके आगे लिखते हैं सन ऑफ, फादर ऑफ, और उसके नीचे लिखते हैं पूरा एड्रेस 275, ये पर्टिकुलर मोहल्ला, ये ब्लॉक, ये कानपुर एरिया, ये स्टेट, उसके आगे फिर लिखते हैं पिन कोड। तो ऐसे करके प्रॉपर लिखते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो पोस्टल एड्रेस का काम कर रहा है, यहाँ पर जो टोकन का काम कर रहा है, वही काम आपका वेरिएबल का होता है। जैसे आपको कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे करके डिफरेंट ढेर सारे स्लॉट्स बने हुए हैं। अब इसमें कहीं पर आपने यहाँ पर सपोज अपना डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन आपने उसको वेरिएबल के थ्रू आपने उसका नेम नहीं रखा, उस मेमोरी लोकेशन को नेम नहीं दिया, तो डिफिकल्टी हो जाएगी उस डेटा को वापस रिट्रीव करने में, वापस उस डेटा को ढूंढने में। तो बेसिकली जैसे ही आपने लिखा इंट ए, और ये क्या हुआ? इंट ए इज अ नेम ऑफ वेरिएबल। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आ मेमोरी लोकेशन विल बी रिजर्व्ड विद द नेम ए टू होल्ड इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करने के लिए वेरिएबल नेम ए से ऐसे करके एक मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी चीज आप स्टोर कर सकते हो, और फ्यूचर में जब आपको जरूरत है तो आप वेरिएबल ए को रेफर करके वहां से वो जो वैल्यूज थी जो आपने स्टोर करी थी, जो वैल्यू डाली थी, वहां से आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, वहां से आप उसको निकाल सकते हो। तो जैसे आपका लेटर लिखने में, पार्सल लिखने में पोस्टल एड्रेस का काम होता है, गार्ड के पास सामान रखने में जो वो टोकन देता है उस टोकन नंबर का काम होता है, वैसे ही वेरिएबल्स के केस में यहाँ पर जो मेमोरी हम लोग, जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, वहाँ पे वेरिएबल्स का काम होता है। वेरिएबल के नेम के थ्रू आइडेंटिफाई होता है कौन सी मेमोरी लोकेशन पर हमारा डेटा स्टोर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल को समझना है तो आप ऐसा समझिए कि पहले नंबर पे आपने क्या किया, एक ऐसे करके ज़मीन खरीदी। ये ज़मीन खरीदने के बाद आपको यहाँ पे क्या हुआ, जो नगर निगम है उसकी ओर से ऐसे करके एक हाउस नंबर अलॉट हुआ, और आपका पोस्टल एड्रेस ऐसे करके पूरा बन गया। ठीक है, ऐसे करके पूरा पोस्टल एड्रेस बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, इस
पे आपने घर बनाना चालू किया और धीरे से आपने क्या किया, गृह प्रवेश कर लिया। ठीक है, ये स्टोरी याद रहेगी। तो अब इस केस में क्या है, जब हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट ऐसे आपने लिख दिया इंट p, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, अ मेमोरी लोकेशन विल बी रिजर्व्ड विद अ नेम p टू होल्ड ओनली इंटीजर वैल्यूज। वैल्यू अभी भी इसमें डाली नहीं गई है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व किया है और उसको हमने वेरिएबल के नेम p के थ्रू रिफर किया हुआ है। वैसे ही जैसे यहाँ पर ये आपने ऐसे करके ज़मीन खरीद ली, ज़मीन खरीदने के बाद नगर निगम की ओर से आपको एक पोस्टल एड्रेस अलॉट हो गया, तो मतलब ये ज़मीन आपकी रिजर्व हो गई। अब इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, आपका ही अधिकार है। जब आप इस पर घर बनवाना चाहो तब बनवाओ, इसको आप बेचना चाहो बेचो, जो करना चाहो करो। क्यों, ये मेमोरी लोकेशन आपकी, जो ये ज़मीन है ये आपकी रिजर्व हो गई। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है घर बनाना और गृह प्रवेश करना। तो उसको जावा की लैंग्वेज में बोले, सो दिस इज नोन एज योर इनिशियलाइजेशन। पहले नंबर पे डिक्लेरेशन क्या था, डिक्लेरेशन ये था जो भी आप पिछले पेज पे करके आ रहे हो, और इसको आपने क्या किया, एक वेरिएबल 10 से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब यहाँ पर आपने ज़मीन खरीद ली थी, ज़मीन खरीदने के बाद क्या किया, आपने उसके ऊपर घर बनवाया, यहाँ पे 2 कमरे, यहाँ पे 4 कमरे, बीच से रास्ता, इधर मेन गेट, ऐसे करके घर बनवाया। उसके बाद क्या हुआ, आपने इसमें गृह प्रवेश कर लिया। गृह प्रवेश करना मतलब जो आपने घर बनाया था, जिसके लिए बनवाया था, अपने लोगों के लिए बनवाया था, तो आप लोग फैमिली सहित उस घर के अंदर चले गए, तो ये क्या हो गया, ये गृह प्रवेश हो गया। अब जब जावा की बात करें तो जावा में क्या होता है, डिक्लेरेशन में आपने क्या किया था, मेमोरी लोकेशन रिजर्व करी थी, वेरिएबल का नेम p था, वैल्यू इंटीजर थी। अब इनिशियलाइजेशन में क्या किया, इनिशियलाइजेशन में आपने इसी मेमोरी लोकेशन पर जो डिज़ायर्ड वैल्यू थी, जो वैल्यू आपको स्टोर करनी थी, उसको स्टोर कर दिया। तो ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन। अब यदि बात करें जावा में तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन सेम वेरिएबल में करते हैं, सेम लाइन में करते हैं। यदि आपने इस तरीके से कर दिया, इसी लाइन को आप ऐसे 2 तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे, इंट a एंड a इक्वल्स टू 10, और इसी पूरी लाइन को आपने दोनों लाइनों को मिला करके इस तरीके से लिख दिया। ये हुआ आपका इनिशियलाइजेशन। अब बात आती है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल की। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमको क्या समझना होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई आपका, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ इरेज करके जगह बना लेते हैं। जैसे आपका सपोज कानपुर के डीएम साहब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो क्या होगा, जब वो कानपुर के अंदर रहेंगे, कानपुर ये पूरा सपोज ये बाउंड्री लाइन कानपुर के, जब वो कानपुर के अंदर रहेंगे तो उनके पास सारी की सारी डीएम की पावर रहेगी। एज सुन एज ही विल मूव आउट ऑफ दिस स्पेस, कानपुर के बाहर से निकल गए, कानपुर के रेंज से बाहर निकल गए, तो उस केस में उनके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स नहीं रह जाएंगी। जो उस दूसरे एरिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो उन पावर्स को होल्ड कर रहा होगा, उन पावर्स को यूज़ कर रहा होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब हमने ऐसे करके वेरिएबल बनाया, सपोज मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं, क्लास सैम्पल बनाया, और यहाँ पर एक वेरिएबल इंट a डाला इस तरीके से। उसके बाद लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इस तरीके से लिखा, एक वेरिएबल इसके अंदर b डाला है ऐसे करके। अब देखिए, यदि आपको जानना है किसी वेरिएबल का स्कोप, या इसी को ही बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, कि वेरिएबल कहाँ से एक्सेसिबल रहेगा, कितनी देर जिंदा रहेगा, यदि शॉर्ट में बोलें शुद्ध हिंदी में तो लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल भी इसी को बोलते हैं। अब देखिए, ये जो वेरिएबल a है, ये क्या किया आपने, डायरेक्ट क्लास के अंदर बनाया है। क्लास के अंदर ये वेरिएबल छुट्टा पड़ा हुआ है, जबकि ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल b भी क्लास के अंदर है, लेकिन क्लास के अंदर ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर ये वेरिएबल b है। जबकि ये क्या है, ये वेरिएबल छुट्टा पड़ा हुआ है क्लास के अंदर, क्लास के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है, क्लास के अंदर और कोई चीज़ नहीं जिसके अंदर ये वेरिएबल पड़ा हो। तो उस केस में क्या होगा, जो वेरिएबल a है वो आपका ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है थ्रू आउट क्लास, पूरी क्लास के अंदर ये वेरिएबल आपको एक्सेसिबल करने के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये वेरिएबल b इन 2 ब्रेसेस के बीच में बनाया गया है,
तो इन दो ब्रेसेस के बीच में बनाए जाने के कारण यदि आप इन दो ब्रेसेस के अंदर से b = 20 या कोई भी ऑपरेशन करोगे तो ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल होगा। लेकिन यदि आप इस ब्रेसेस के बाहर यहाँ पे आके b = 70 करोगे तो उस केस में क्या होगा, जावा कंपाइलर क्या बोलेगा, जावा कंपाइलर बोलेगा ये वेरिएबल b है कहाँ, वेरिएबल b ना तो इनिशियलाइज्ड है ना तो डिक्लेयर है, मैं नहीं जानता वेरिएबल b कहाँ है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल b आपका इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर था। जब तक इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर से आप b को कॉल करोगे, b को यूज करना चाहोगे, आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। ऐसे ही यदि आप इससे बाहर निकले तो b क्या था, b कहाँ था, जावा कंपाइलर को कुछ नहीं पता और जावा कंपाइलर आपका कोड रन होने नहीं देगा। उसी तरीके से जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब तक ये कानपुर की रेंज के अंदर थे तब तक ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स को होल्ड करते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स को यूज कर सकते थे, एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते थे। बट एज सुन एज ही विल मूव आउट ऑफ द कानपुर, ये कानपुर की जो सीमा रेखा इससे बाहर चले गए और वो वहां पे जाके बोल रहे हैं देखो मैं डीएम हूँ, तो डेफिनेट सी बात है अगला व्यक्ति पूछेगा कहाँ के डीएम, मेरा जो डीएम है वो तो XYZ है, आप कहाँ के डीएम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ये कानपुर की सीमा से बाहर चले गए, कानपुर की सीमा के अंदर ही इनके पास डीएम की पावर से एज सुन एज ही विल मूव आउट ऑफ द दैट रेंज ऑफ कानपुर, सो वहाँ पर क्या होगा कि इनके पास डीएम की पावर्स होल्ड नहीं होंगी। तो ये था आपका स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्या होता है? फाइनल कीवर्ड ये होता है सपोज आपने कोई वेरिएबल, सपोज आपने क्लास ऐसे करके बनाई, क्लास सैंपल, अब आपने क्या किया, आपको पाई वेरिएबल, मैथ्स वाला पाई यूज करना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया फ्लोट वेरिएबल पाई PI = 3.14 लिख दिया। अब आप चाहते हो जानबूझ के या अनजाने में कहीं पर भी इस प्रोग्राम के अंदर कोई इस पाई की वैल्यू को चेंज ना कर दे, 3.14 से 30.14 ना कर दे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यदि आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो यहाँ पर कीवर्ड, जहाँ पर आपने इसको वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया हुआ है, इसके पहले कीवर्ड आप फाइनल यूज कर दोगे। फाइनल कीवर्ड से क्या होगा, इस पाई PI वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो गई। जैसे ही कोई दूसरा वेरिएबल, कोई दूसरा स्टेटमेंट इसकी वैल्यू को, पाई की वैल्यू को अपडेट करने का, चेंज करने के लिए ट्राई करेगा, ऑटोमेटिकली एरर लिख के आएगी, वेरिएबल PI is written with the final keyword so you cannot change its values। वेरिएबल PI जो है वो फाइनल कीवर्ड के साथ लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अब रही बात आपकी टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग की, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि आपका थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वंस अगेन।